अलजेब्रा में फार्मूलाज आएगा। फार्मूलाज में क्या देखना है अपने को, तो सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला इसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्लास 11th में आ गया यार, उम्मीद करते हैं ये सब तो आता होगा तुम लोगों को। उसके बाद आता है अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद आता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर आता है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या आता है, फिर 3 टर्म ले लें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca है। और जिस हिसाब से यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, फार्मूले में साइन चेंज होता है। कहने का मतलब ए माइनस बी प्लस सी ले लेंगे तो फार्मूले में साइन चेंज होने लगेगा। तो ये बेसिक फार्मूला अलजेब्रा में आया होगा। अब इसी में क्या देख लें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी देख लें और ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी देख लें। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला कुछ था कंडीशन वाइज। तो अब ये सब फार्मूला भी अगर हम लोग बात कर लेंगे तो क्या भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर ले, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc, इसका 2 फार्मूला आता था, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। फिर हाफ करके भी आता था, तो इतना जगह नहीं है जो लिख पाए हम, तो ये सब पढ़ा हुआ है तुम लोग का। अब इसी को थोड़ा सा कुछ ऐसे करके दे दें, मान लो क्या दे दें, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके कुछ आता है तो वो तो सॉल्व करके भी हम लोग ले आ लेंगे, और डायरेक्ट इसका क्या आ जाता है 4ab आ जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर बीच में प्लस कर दे, कहने का मतलब ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है अपने पास। तो ये अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला है जो क्लास 9-10th में पढ़ा हुआ है। इसी को एक बार रिवाइज़ कर लेना है, नहीं रिवाइज़ करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें एक इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप याद होता जाएगा। लेकिन देखो थोड़ा सा भूलने वाला फार्मूला कौन कौन सा है, एक तो ये है, ये मतलब इस तरफ जो भी लिखे हम वो एक बार भूलने वाला फार्मूला है। कहने का मतलब ये तो याद भी हो सकता है इस तरफ वाला, लेकिन ये आदमी भूल जाता है। जैसे अभी देखो थोड़ा सा मिस्टेक मेरी से हो गया माइनस प्लस का, तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फार्मूला भी तैयार हो जाएगा। तो ये था बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला। अब हम लोग इसी में देख लेते हैं पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल भी रिवाइज, मतलब जो अलजेब्रा में तुम लोग पढ़ा 9-10 में सबको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तब हम लोग देख लेते हैं पॉलिनोमियल को। तो इसको साफ करें, तो अब हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें, तो अगर हम लोग बात करें कैसे शुरू हुआ था कहानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक पहुंचने का या पॉलिनोमियल तक पहुंचने का। तो जैसे मान लो कोई नंबर लिखें, ये इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट कहने वाला जिसका वैल्यू चेंज करना, मतलब टू फिक्स है, यही है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कांस्टेंट। उसके बाद मान लो इसी 2 को हम किसके साथ लिखते हैं, एक्स के साथ या फिर वाई के साथ या फिर जेड के साथ, मतलब कोई भी एक वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है, तो ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये जो है वेरिएबल है। ये जो है कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल, मतलब जितना अल्फ़ाबेट्स है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होगा, और जो भी नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये जो लिखे हैं 2x 2y 2z, इन सबको हम लोग बोलेंगे टर्म्स। ये क्या है, टर्म। सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट केवल नंबर था, कांस्टेंट के साथ अगर हम लोग वेरिएबल लगा दिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अब जब इसी टर्म को, जैसे यहाँ 2x था, इसको 3y कर देते हैं, इसको 4z कर देते हैं। जब इसी टर्म को हम लोग प्लस माइनस के साथ लिख देंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, मतलब इन्हीं टर्म्स के बीच में हम लोग क्या लगा दिए, एक रिलेशन बना दिया प्लस माइनस के साथ। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, इतना समझ आया। अब जब इसी एक्सप्रेशन में हम इक्वल्स टू लगा देंगे, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया कि क्या क्या किसको किसको कैसे कैसे बोलते हैं। तो जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, मतलब जब क्लास 9-10 में तुम लोग पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, तो उसमें क्या आया होगा, तो उसमें हम लोग पॉलिनोमियल को 2 तरीके से कैटेगराइज किए थे। एक कैटेगराइज किए थे टर्म्स के बेसिस पे, और एक कैटेगराइज किए थे डिग्री के बेसिस पे।
अब टर्म्स के बेसिस पे क्या क्या था, तो टर्म्स के बेसिस पे था कितना सारा टर्म है, मतलब अगर एक सिंगल टर्म है तो उसको हम लोग बोलते थे मोनोमियल। याद है हल्का फुल्का? मोनोमियल कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम केवल 2x लिखे हैं तो ये है मोनोमियल, अगर हम केवल 3y लिखे हैं तो ये है मोनोमियल। सिंगल टर्म है तो वह है मोनोमियल। अगर हम लोग बात कर ले उसके बाद आता था बाइनोमियल। याद है हल्का फुल्का? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जिसको उसके बाद पॉलिनोमियल बोल देते थे। अब बाइनोमियल क्या होता है, तो जैसे ये 2x + 3y जिसमें दो टर्म होगा, दो अलजेब्रिक टर्म जिसमें होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, बाइनोमियल। उसके बाद क्या आता था, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, जिसमें 3 टर्म हो जाएगा उसको हम लोग बोलते थे ट्राइनोमियल। तो ये टर्म्स के बेसिस पे था। वैसे डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग कैटेगराइज किए थे। तो डिग्री के बेसिस पे जो हम लोग लिखते थे वो क्या लिखते थे, तो कहाँ लिखते यार जगह ही नहीं बच रहा। डिग्री के बेसिस पे हम लोग बोलते थे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, कुछ याद है हल्का फुल्का, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो पावर के बेसिस पे, डिग्री कहने का मतलब हो गया पावर के बेसिस पे। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग बोल देंगे लीनियर, तो लीनियर हो गया 2x + 3y, ये हो गया लीनियर, लेकिन दो टर्म्स के साथ है तो लीनियर में बाइनोमियल हो गया ये। क्वाड्रेटिक में अगर बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक क्या है, तो 2x² + 3x + 6, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता चला, तो इसके डिग्री से पता चला। अगर पावर 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक। वैसे अगर क्यूबिक बात कर लेंगे तो 2x³ + 3x² + 2z = 0, ये जो इक्वेशन है ये क्या है अपने पास, डिग्री के बेसिस पे बात करेंगे तो क्यूबिक है। क्यूबिक कैसे पता चला, पावर देख के। पावर 3 था तो क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन। तो दो तरीके से कैटेगराइज किया पॉलिनोमियल को, टर्म के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। टर्म के बेसिस पे ये सब है, डिग्री के बेसिस पे ये सब है, और ये सारा चीज़ पढ़ा गया था। तो अभी फिर से छोटे में रिवाइज करा दिए हैं सारा। अब एक और बार देख लिया जाए इन्हीं सब चीज़ों को, थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ के, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको साफ कर दे पहले। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, पॉलिनोमियल के बारे में, थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, कोफिशिएंट, ठीक है, याद आ रहा हल्का फुल्का, और फिर डिग्री, ये सब चीज़ों को देखते थे। तो अभी हम लोग क्या बात किया, पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है टर्म्स के बेसिस पे, एक होता है डिग्री के बेसिस पे। तो टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सब देख लिया। डिग्री के बेसिस पे क्या था अपने पास, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो अगर हम लोग बात करें डिग्री के बेसिस पे, तो डिग्री के बेसिस पे सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आएगा 1 वेरिएबल में, एक आएगा 2 वेरिएबल में। अगर हम लोग बात करें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, 3x = 0, ये हो गया, 4x + 2 = 0, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कहने का मतलब क्या, इक्वेशन है, =0 है तो इक्वेशन है। और लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, पावर क्या है, 1, और वेरिएबल कितना है, 1। एक ही वेरिएबल लिखा है यहाँ, 4y कर दो, मतलब वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। वैसी बात होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कहने का मतलब एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा वेरिएबल ये हो गया। तो जब हम ऐसा इक्वेशन लिख रहे हैं जिसका डिग्री 1 है लेकिन वेरिएबल 2 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसी में आता था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब क्या करते थे हम लोग, दो इक्वेशन लेना पड़ेगा, वो भी दो कैसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब जैसे मान लो एक इक्वेशन हम यही ले लें, और एक इक्वेशन कुछ कंसिडर कर लिया 2x + 7y + 6 = 0, तो ये हो गया पेयर। किसका पेयर है, तो लीनियर इक्वेशन का पेयर है। कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। तो जो चैप्टर नेम था क्लास 9 10 में जो तुम लोग पढ़ा, वो जो चैप्टर नेम था उसी से रिलेटेड सारा चीज़, इक्वेशन या फिर वेरिएबल लेके बन रहा था। अब यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ बनाते थे, मतलब यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ बनेगा, हमेशा कैसा ग्राफ बनेगा, तो हमेशा बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो वो ग्राफ भी तुम लोग बनाया होगा, याद है हल्का फुल्का, नहीं याद है कोई टेंशन नहीं, बस अभी हम छोटा छोटा रिवाइज करा रहे हैं क्या क्या था। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लोग जब आगे फिजिक्स में सॉल्व करेंगे चीज़ों को तो आता जाएगा। लेकिन अभी जो बता रहे हैं उसको भी सीखो कि मतलब क्या बोल रहे हैं, किसको कैसे। तो देखो यहाँ पे लिखा ही क्या, लाइन। तो इसका जब कभी भी ग्राफ बनाएंगे हमेशा ग्राफ इसका कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो ये तो जो बात था किसके बारे में बात होगा, लीनियर इक्वेशन। अब ऐसे हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और एक चीज़ नया आएगा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्लास 11 12 का है, उसको थोड़ा सा हम फार्मूला डिराइव करके एग्जाम्पल देके सॉल्व करके बताएंगे। तो फिलहाल अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पे, इसको साफ कर दें। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो नाम इक्वेशन होगा, उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। जैसे मान लो 4x² + 2x + 3, ये जो इक्वेशन है ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है, और इसका डिग्री कितना है, 2। डिग्री ही से हमको पता चला कि कौन सा एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। इनका कलर सेम ही हो गया क्या,
ठीक है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते थे तो यहाँ पे भी ग्राफ बनता था। यहाँ पे जो ग्राफ बनता था कैसा बनता था, पैराबोला। अब पैराबोला मतलब इस तरीके के शेप में बनता था, इसको हम लोग बोलते थे पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता था, पैराबोला। अब यहाँ पे भी जब तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता था तो यहाँ पे हम लोग निकालते थे रूट्स, याद है। रूट्स कहने का मतलब क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर। मतलब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो जो आंसर आता था उसी को हम लोग बोलते थे रूट्स, उसी को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जो आंसर होता है। अब ये जो रूट्स होता है, रूट्स में हम लोग क्या देखते थे, नेचर ऑफ रूट्स निकालते थे। नेचर ऑफ रूट्स, किस तरीके का आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते थे नेचर ऑफ रूट्स। मतलब हम लोग पहले ही पता चल जाता था किस तरीके का आंसर आएगा। कैसे पता चलता था, तो एक डी चीज़ होता था। डी मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता था, b² - 4ac। इसको हम लोग सॉल्व करते थे दो मेथड से। एक होता था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बीच वाले को तोड़ के। एक होता था श्रीधर आचार्य फार्मूला, ठीक है। श्रीधर आचार्य फार्मूला से सॉल्व कर लो, चाहे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो। और डायरेक्ट हमको जानना है कि आंसर किस तरीके का होगा, तो हम लोग क्या निकालते थे, नेचर ऑफ रूट्स। फिर अगर आंसर निकल जा रहा था तो वहीं पर हम लोग क्या निकालते थे, सम ऑफ रूट्स। इसको हम लोग क्या बोलते थे, अल्फा प्लस बीटा, जिसका क्या होता था -b/a होता है, याद है ना, हल्का हल्का आ रहा होगा कुछ कुछ। फिर हम लोग निकालते थे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब जो भी आंसर है उसका प्रोडक्ट, मतलब अल्फ़ा बीटा। और जो रूट्स आता था उसको हम लोग अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते थे। ये क्या आता था, c/a। तो ये जो हल्का फुल्का चीज़ था यही तो यहाँ पे भी जानना था, यही चीज़ रिवीजन भी हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ ग्राफ कैसा बनता था, पैराबोला ग्राफ के बारे में बात हो ही गया है। तो ये कुछ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते थे। सेम कहानी अगर हम लोग क्यूबिक तो शायद पढ़ा ही नहीं गया है क्योंकि उस सिलेबस से हटा दिया गया है। तो लेकिन अगर क्यूबिक में बात करें तो क्यूबिक में भी क्या देखते थे हम लोग, यहीं पर बता देते हैं हल्के फुल्के में। तो क्यूबिक में भी हम लोग निकालते थे सम, प्रोडक्ट। अगर क्यूबिक के बारे में बात करेंगे, क्यूबिक की, क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक के बारे में। तो क्यूबिक में भी हम लोग क्या निकालते थे, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम। सम मतलब समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम निकालते थे। कहने का सम अगर बात करेंगे तो यहाँ 3 रूट आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जैसे क्या कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जो रूट्स आएगा वो 2 रूट्स होता था, अल्फा बीटा, मतलब जो आंसर निकलेगा 2 आंसर निकलेगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो जो इसका आंसर निकलेगा 3 निकलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट करते थे। तो जो डिग्री है उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है उसका कितना सारा आंसर निकलेगा। तो क्वाड्रेटिक में 2 आंसर निकलता था, क्यूबिक में 3 आंसर निकलेगा, जैसे कि अल्फ़ा निकलेगा, बीटा निकलेगा, गामा निकलेगा। अब तीनों को हम लोग सम करेंगे तो वो सम के कैटेगरी में आ जाएगा, जो यहाँ हम लोग देख रहे थे। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कैटेगरी में आ जाएगा प्रोडक्ट। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आता था जिसमें हम लोग लेते थे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, मतलब 2 प्रोडक्ट, दो रूट्स का प्रोडक्ट और सबका एक साथ सम। तो जब ये करते थे तो यहाँ पे 3 आंसर निकलता था। और क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, मतलब ये कुछ ऐसा बनता था। चलो यहाँ थोड़ा सा बता देते, जैसे ये हो गया, अरे यार यहाँ बताते हैं, यहाँ ये हो गया अपने पास छोटे में, ये यहाँ से ऐसे राइज करेगा, यहाँ से ऐसे फॉल करेगा। ये क्यूबिक इक्वेशन का कुछ ग्राफ बनता था। मतलब क्यूबिक पढ़ाया नहीं गया है लेकिन यहाँ पे हम बता दें हल्का फुल्का क्यूबिक में होता क्या है। अब हम लोग चलते हैं मेन जो अपना क्लास 11th का चीज़ है, मतलब जो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो जिसको जानना है और जो आगे अपने फिजिक्स में काम भी आएगा, उसका हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम। तो वो देखा जाए क्या होता है, तो उससे पहले इसको साफ करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में। तो यही जो चीज़ है क्या है इसमें वो जान लिया जाए। तो अभी जो हम लोग फार्मूला देखे थे अलजेब्रा में, a + b द होल स्क्वायर, चाहे a - b द होल स्क्वायर या a + b द होल क्यूब, मतलब ये स्क्वायर और क्यूब वाला जो फार्मूला देखे थे उसी का ये इंटीग्रेटेड बात है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी अपने पास टर्म है, जैसे मान लो एग्जांपल ले ले रहे हैं x + 3/2 का होल स्क्वायर, या फिर x + 1/y का होल क्यूब, या फिर 3x - 4y का पावर 4 डॉट डॉट, ऐसा कोई भी अपने पास टर्म्स दे रखा है जिसका अपने को एक्सपेंशन करना है, जिस पे फार्मूला अप्लाई करना है। तो जैसे मान लो ये और ये तो हम लोग कर लेंगे आसानी से क्योंकि हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं। ये भी हो सकता है चलो सॉल्व कर ले इसको 2 पार्ट में तोड़ के, लेकिन अगर पावर फ्रैक्शन में आने लग जाए, पावर डेसिमल में आने लग जाए, पावर नेगेटिव आने लग जाए, तब क्या करेंगे, तब प्रॉब्लम होने लगेगा। तो यहाँ जो ये पावर है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे n से, ठीक है। अब जैसे देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो फार्मूला है अपने को उसको हम बता रहे हैं, फार्मूला कहाँ से आ रहा है, फार्मूले का एक्सप्रेशन मतलब डेरिवेशन क्या है वो सब नहीं जानना, बस हम लोग फार्मूला जानेंगे। तो अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में देख रहे हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो फार्मूला मिलेगा उसको हम लिख दे रहे हैं x + a⁴n, कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं हम। मतलब x हो गया जो पहला टर्म है, दूसरा टर्म को हम क्या बोलते हैं a,
जो कांस्टेंट हो सकता है n क्या हो गया, n कोई रैशनल नंबर हो गया अपने पास। तो अगर ऐसा कुछ अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है और जिसको सॉल्व करना मतलब एक्सपेंशन करना उसका, तो अपने को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा NC0। अभी कुछ हवा नहीं लगेगा तुम लोगों को हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो NC0 फिर x टू द पावर n a टू द पावर 0, ठीक है, प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में NCn x टू द पावर 0 a टू द पावर n। अब इसको थोड़ा सा समझा जाए। जैसे ये जो NC0 लिखे हैं इसको हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, इसको भी अगर बताना चाहें तो इसको हम बोलेंगे NCR, ठीक है। अब NCR क्या है, ये कुछ हम उम्मीद करें कुछ समझ नहीं आ रहा, बस अभी हम बता रहे हैं, लिख क्या रहे बस उसको जाना। NCR इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r का, ठीक है। ये होता है अपने पास फॉर्मूला। अब ये सब क्या क्या चीज़ है आप एक एक करके समझा जाए। ये जो हम NC0 लिखे हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो जो ICSE से पढ़ा होगा या फिर जो क्लास 10th में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर, प्रोबेबिलिटी में भी कई बार परमिटेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो कई कई स्कूल में हो सकता है बताया गया होगा परमिटेशन कॉम्बिनेशन, कई स्कूल में नहीं बताया गया होगा क्योंकि 11th क्लास का पार्ट है CBSE में। तो अगर हम लोग परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं क्या होता है वो वहाँ बताया जाएगा। फिलहाल हम बेसिक बताते हैं परमिटेशन कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो 3 अलग अलग चीज़ है अपने पास, जैसे तीन स्टिक है अपने पास, मान लो उसको अलग अलग तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक पेन है, पेंसिल है और एक मार्कर है, तो पहले मार्कर रख दिए, फिर पेन रख दिए, फिर पेंसिल रख दिए, फिर दूसरे स्टेप में हम उसको अरेंज करने गए तो पहले पेंसिल रख दिए, फिर मार्कर, फिर पेन। मतलब ये अलग अलग तरीके से किसी चीज़ों को अरेंज कैसे करते हैं, इसको हम लोग परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। उसी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये पार्ट है NCR वाला, ठीक है। अब NCR में अगर हम लोग बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n कहने का मतलब क्या होगा, किसी नंबर के अगर पीछे फैक्टोरियल है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। किसी नंबर के पीछे अगर फैक्टोरियल, कई बार ऐसे भी डिनोट किया जाता है फैक्टोरियल को, तो ये दोनों फैक्टोरियल ही है। अगर कोई नंबर के पीछे फैक्टोरियल लगा या हम बोल रहे हैं फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9, तो इसका मतलब क्या है कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करके ले आना है 1 तक, पीछे तरफ जाना 1 तक मल्टीप्लाई करके ले आना है। जैसे कहने का मतलब अगर हम फैक्टोरियल 5 लिख दें तो इसका मतलब है 5 4 3 2 1 तक लेके आना, मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है फैक्टोरियल का एक्सपेंशन। ऐसे फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ते हैं। तो ये जो NC0 लिखे हैं, NC1 लिखे हैं, NC2 लिखे, कहाँ तक, NCn तक। तो ये जो R है उसकी जगह पे 0 है और n क्या होगा, n यहाँ पे ये पावर है। अगर मान लो यहाँ पे हम 2 लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, 2C0 2C1 2C2, यहीं पे कहानी खत्म। अगर यहाँ पे हम 4 लिए हैं तो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, कहानी खत्म। ऐसे करके हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मान लो x प्लस a टू द पावर n लिखे हैं, NC0 लिखे हैं, तो ये तो अभी हम लोग बात कर लिए क्या हो गया फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल का मतलब भी समझ में आ गया। अब x टू द पावर n याद कैसे रखेंगे, तो देखो 3 चीज़ है। सबसे पहले तो फैक्टोरियल आएगा, कहने वाला परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाएंगे। बाकी ये दोनों चीज़ें अपने पास x है और लिखना x और a से ही है। अब x के पावर में क्या लिखेंगे, तो x के पावर में जो इसका पावर है वो लिखेंगे, a के पावर में क्या लिखेंगे, जो इसका पावर है वो लिखें। दूसरे में आ जाओ, इन दोनों का माइनस लिखना है, या फिर ऐसे ही समझ लो इन दोनों का माइनस x के पावर में रहेगा, a के पावर में जो बेस में है वो रहेगा, तो a के पावर में 1 हो गया। फिर वैसे ही NC2 है अगर, तो x के पावर में क्या रहेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और a के पावर में क्या रहेगा, इसका बेस। वैसे लास्ट टर्म अगर देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, NCn लिखे हैं तो x के पावर में क्या रहेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और a के पावर में क्या रहेगा, इसका बेस। तो ये तो अपने पास एक फॉर्मूला था जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी पावर n, यहाँ पे क्या है, n को हम लोग बोल सकते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, -3 भी रैशनल है, 2/3 भी रैशनल है, 4 भी रैशनल है। तो n के पावर कुछ भी दिया हुआ, कुछ भी कहने का मतलब नेगेटिव नंबर दिया हुआ, फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है, पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, तो किसी भी नंबर के लिए हम लोग किसी भी एक्सपेंशन को अब सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोग बस स्क्वायर और क्यूब देखे थे, पावर 4 भी नहीं आता था, 5 भी नहीं आता, लेकिन अब पावर में नेगेटिव आ जाए, अब पावर में फ्रैक्शन आ जाए, अब पावर में कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल देखा जाएगा तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक कंडीशन आता है, उस कंडीशन को देखा जाए, तो इसको साफ करते हैं पहले। तो कंडीशन कुछ ऐसा है, मान लो अपने पास कोई एक एक्सपेंशन है 1 ± x टू द पावर n, ठीक है, nx, ठीक है। अब nx कहने का मतलब यहीं से हम लोग ले रहे हैं, ये n है, ये x है। अभी n क्या है, x क्या, अभी उसको बता देंगे। फिर आएगा अपने पास n × n - 1 x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस n × n - 1 n - 2, ऐसे करके ये देखो n n - 1 ये फैक्टोरियल से आ रहा है,
ठीक है, अपॉन में 3 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 करके जाएगा लास्ट क्या देखने को मिलेगा, तो एन 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 करके जब हम लोग लिखेंगे तो ये जो टर्म आएगा अपने पास इनफाइनाइट टर्म आएगा। तो यहाँ जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे अपने पास इनफाइनाइट टर्म्स आएगा, क्या क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को प्रॉपर वैल्यू नहीं मालूम है एक्स और एन का। तो जब कभी भी ऐसा एक्सपेंशन आएगा, ऐसा कहने का मतलब क्या है, एक टर्म है अपने पास 1, दूसरा एक्स। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो कंडीशन का जो वैल्यू कंडीशन है, सबसे पहले इस टर्म आगे जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, तो एक्स लाइज फ्रॉम -1 to 1। तो जो x का वैल्यू वो कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -1 से जब 1 तक लाई करेगा। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग वेरिएबल में खेल रहे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है वेरिएबल जब तक हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व ना करें। तो जो x का वैल्यू -1 से 1 तक रहेगा तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है कि जो x n है, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n पे डिपेंड करता है। अगर n पॉजिटिव है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितना सारा आंसर रहेगा अपने पास, तो n+1 रहेगा। मान लो अगर ये 2 है तो इसमें कितना टर्म रहेगा, 3 टर्म रहेगा। अगर ये पावर में 4 है तो यहाँ पे कितना टर्म रहेगा, 5 टर्म रहेगा। लेकिन अगर इसमें कंडीशन नेगेटिव का लगा दे, अगर n नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शन है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना रहेगा, इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पे आया था अभी, नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा, इनफाइनाइट। वो n पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना सारा टर्म आएगा। अगर पॉजिटिव है तो n+1 टर्म आएगा, अगर नेगेटिव है तो डॉट डॉट करके हम लोग को इनफाइनाइट तक लिख देना है। अब यहाँ पे एक कंडीशन से हम लोग सॉल्व करेंगे इस ऊपर वाले गिवन इक्वेशन को, कि जो मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ x कहने का मतलब x का कुछ वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, -1 है तो +1 हो जाएगा, 1 है तो +1 ही रहेगा। अगर मॉड ऑफ x जो है वेरी मच लेस देन 1 है, कहने का मतलब क्या कि मॉड ऑफ x जैसे मान लो अपने पास हो जाएगा 0.00003, तो वो जो 0.00003 है या 0.00002 है वो बहुत छोटा है किससे, 1 से। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन आएगा तब अपने पास क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो अपने पास 2-3 रिजल्ट देखने को मिलता है इस कंडीशन पे। तो इसको थोड़ा साफ करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं और उसके बाद 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। कहने का मतलब 1+x है और ये कंडीशन के साथ सॉल्व करें हम लोग। अगर 1+x है अपने पास, मतलब ये एक्सपेंशन है, प्लस में दिया हुआ, पावर भी पॉजिटिव है, तो जो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 1+nx। मतलब डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, 1+nx। n कहने का मतलब 2 है तो 2 और ये जितना भी है वो हो जाएगा। अगर पावर नेगेटिव है और 1+x और ये कंडीशन के साथ है तो जो आंसर आ जाएगा 1-nx आ जाएगा। अब माइनस है, पावर पॉजिटिव है, तो आंसर अपने पास माइनस में आ जाएगा। कहने का मतलब एक बार भी अगर नेगेटिव दिख गया अपने को तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस दिख गया तो प्लस आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास डायरेक्ट आंसर आ सकता है, मतलब इस वाले कंडीशन के लिए। तो अभी 2 चीज़ हम लोग देखें, एक तो ये कंडीशन देखें और एक जो अभी हम लोग एक्सपेंशन देखे थे x+a⁴n वाला, n से 0 वाला, जो अभी फॉर्मूला डिराइव किए थे। तो इन दोनों डेरिवेशन पे, इन दोनों एक्सपेंशन पे एक एक क्वेश्चन कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम इस पर क्वेश्चन करा लें, ठीक है। तो साफ कर देते हैं, पहले क्वेश्चन कर लिया जाए इस पर, तो कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंडीशन बस लिख लेना, कंडीशन याद रखना चाहिए, फार्मूला कंडीशन ये सब याद रहेगा तो अपने को एक्सपेंशन समझ आएगा, नहीं तो फिर कुछ हवा नहीं लगने वाला है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा जहाँ तक पहुँचना चाहिए इसको, मतलब तुम लोग तक। कब हम लोग देख लें इस पर एक क्वेश्चन, जैसे मान लो अपने पास कुछ क्वेश्चन हो गया, जैसे 1+x वाले पे हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, जो 1+-x वाला कंडीशन था पावर n वाला, उस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास, मान लो हम ले रहे 1001 का पावर 1/3। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 1001 का है, पावर 1/3 है, इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास 2 टर्म होना चाहिए, एक होना चाहिए 1, एक होना चाहिए x। तो इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं। x कहने का मतलब कि 1+-x, तो 1+1000 टू द पावर n, ये ऐसे लिख सकते हैं। और अपने को ये मालूम है कि अभी हम लोग देखे थे कि जब कभी भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। जो कंडीशन लगाए थे, कंडीशन क्या था, मॉड ऑफ x वेरी मच लेस देन 1। तो अब हम दूसरा जैसे ये था इस तरीके का बना लिया हम लोग, अब दूसरा कंडीशन ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा, तो मान लो यहाँ से अगर 1000 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1/1000 प्लस 1 पावर 1/3। अब इसको भी रीअरेंज करके लिख दें तो पावर होल पावर रहेगा ना 1/3, होल पावर 1/3, यह आ जाएगा पावर 1/3। और इसको अगर रीअरेंज करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 + 0.001 टू द पावर 1/3। ये समझ आया, पहुँचा वहाँ तक। तो हम क्या किए, सबसे पहले ये कंडीशन लगाए, मतलब 1+ में तोड़े। इसके बाद हमको क्या देखना, बहुत छोटा बनाना। छोटा बनाने के लिए हम 1000 कॉमन ले लिए। 1000 क्यों कॉमन ले लिए, क्योंकि हम लोग आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं 1000 का, इसीलिए।
तो जब 1000 कॉमन ले लिया, अगर मान लो नहीं कर पाते तब क्या करते, तो यहाँ पे वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एन एक्स प्लस ए वाला, वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इतना तो क्लियर है कि ये तो 10 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये कंडीशन देखेंगे। तो हम लोग क्या कंडीशन देखे थे कि अगर मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स यही तो है 1 प्लस माइनस एक्स होता है, तो मॉड ऑफ एक्स वेरी मच लेस देन। अब पावर क्या है अपने पास, पॉजिटिव है। हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव में ही देखे थे, मतलब क्या है कंडीशन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन है और पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या देख रहे थे आंसर 1 प्लस एन एक्स। तो वही सेम कहानी यहाँ पे, अगर 1 प्लस एन एक्स लिखना है तो 1 प्लस एन, एन कहने का मतलब 1/3 और एक्स कहने का मतलब ये है 0.001। ये सिचुएशन अपने पास। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 साथ में अपने पास 1 प्लस 0.001 अपॉन में 3, ये कुछ सिचुएशन देखने को मिला। अब इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा 3 और पॉइंट में क्या रहेगा, मतलब कुल मिला के अपने पास रहेगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 0.001 डिनोमिनेटर में 3 और यहाँ है अपने पास 10। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो ऐड होकर 3.001 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, मतलब ये 3.001 अपॉन में 3 और इधर है 10 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 30.01 अपॉन में 3 आ जाएगा, कुल मिला के 10.09 के आसपास आ जाएगा अपने पास आंसर, या फिर 00333 रिपीट होता जाएगा क्योंकि 10 लगेगा और डिवाइड करेंगे तो यह। तो कुल मिला के अगर हम लोग कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, कंडीशंस याद रखें, तो उसको हम लोग सॉल्व करके कर सकते हैं। अब इसी चीज़ पे जो हम लोग पहला एक्सपेंशन देखे थे उस पर एक क्वेश्चन देख लें तो भी याद हो जाएगा। इसको साफ कर देते हैं तब तक। अब जो एक्सपेंशन था उसके बेसिस पे देख लेंगे तो हम लोग निकालते हैं इसका फॉर्मूला a प्लस बी टू द पावर 4। ये फार्मूला हम लोग जानते नहीं, तो इसका फार्मूला निकालते हैं। तो जो हम लोग एक्स टू द पावर n, तो n से 0 एक्स टू द पावर n a टू द पावर 0 ऐसे करके लिख रहे थे प्लस n c 1, तो वही कहानी यहाँ लिखते हैं। ठीक है, n से 0 कहने का मतलब ये है n, ये है x, ये है a। ठीक है, तो n से 0 कहने का मतलब n से 0 लिख दिए। फिर क्या था x, x मतलब पहला टर्म तो a हो गया, पावर क्या है n, n कहने का मतलब पावर 4। फिर क्या था सेकेंड टर्म पावर 0, ऐसे करके दूसरा क्या लिखेंगे n c 1, तो a टू द पावर n कहने का मतलब क्या है अपने पास 4, तो 4c1 कहने का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 3 और b पावर क्या आ जाएगा 1। सेम कहानी 4c2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा a पावर 2 b पावर 2 प्लस 4c3 a पावर 1 b पावर 3। वैसे फिर लास्ट टर्म इसको इरेज कर दे जो नीचे लिखे हैं, इसी में फिर लास्ट टर्म अपने पास जो आ जाएगा वो लिख देते हैं। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 4c4 a के पावर 0 b के पावर 4। ये कैसे पता चला यही लास्ट टर्म होगा, क्योंकि भाई अब इसके बाद थोड़ी हम 4c5 थोड़ी ले पाएंगे क्योंकि n तक ही जाना है, तो n तक हो गया अपने पास। अब ये क्या था, तो हम लोग देखे थे कि फैक्टोरियल n अपॉन NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, यहाँ लिख देते हैं कन्फ्यूज़न होगा। तो NCR उसका क्या फॉर्मूला था, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा। तो NC0 अगर हम लोग ले रहे हैं तो यहीं पे हम डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहे हैं। NC0 कहने का मतलब 4C0, तो फैक्टोरियल 4 होगा अपॉन में फैक्टोरियल 0 होगा। अब फैक्टोरियल 0 से जब डिवाइड करें तो पूरा पार्टी तो 0 ही आ जाएगा, तो कुल मिला b पावर 1 आएगा, 4C2 है, a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, फिर 4C3 है, एक b क्यूब आएगा, 4C4 है, a पावर 0 खत्म, b पावर 4 आएगा। इसको ले लिया। अब केवल बचा अपने पास ये फैक्टोरियल पार्टी सॉल्व करना। तो जो NCR है यहीं पे हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, यहीं पे सॉल्व करते हुए मन में। तो NCR कहने का मतलब क्या है, n 4C0, यहाँ फैक्टोरियल n कहने का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 4 होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 0 होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 माइनस 0 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है वो होता है 1। तो फैक्टोरियल 0 मतलब ये हो गया 1 अपने पास, ये हो गया फैक्टोरियल 4, ये हो गया फैक्टोरियल 4, मतलब कुल मिला के 1 आया। थोड़ा सा ये हो रहा होगा लेकिन कोशिश करो दिमाग से करने का। तो यह आया 1 इंटू a पावर 4। वैसे 4C1 अगर करेंगे तो 4C1 कहने का मतलब फैक्टोरियल 4, यहाँ फैक्टोरियल 1 और यहाँ फैक्टोरियल 3, तो कुल मिला के यहाँ बचेगा फैक्टोरियल 4 और यहाँ बचेगा फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 4 को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल 3 को तोड़ के लिखेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल, केवल क्या बचा 4, तो यह है 4a क्यूब b। फिर यहाँ पे कहानी 4C2 का, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 4 3 12 और नीचे बचा 2, तो कुल मिला गया अपने पास 6a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस
माइनस नहीं प्लस है ना, ये प्लस है। वैसे ही 4c3 तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, मतलब यहाँ जो आता है वही चीज़ आएगा। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा 4, तो 4ab³ और 4c4 का वैल्यू जो यहाँ आया था तो 1 आएगा और साथ में b⁴। कुल मिला के जो अपने पास फॉर्मूला आ गया वो आ गया a⁴ 4a³ प्लस 6a² प्लस 4ab³ प्लस b⁴। तो ये हो गया अपने पास बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक, मतलब जो फॉर्मूला था एक्सपेंशन, तो उस पर एक क्वेश्चन हो गया। तो अब ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी बताया है, जो भी कोशिश किए हैं वो समझ आया होगा। और बाकी जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे जो अपना अलजेब्रिक पोर्शन था या फिर ऐसा कह लें फंक्शन और रूट्स था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।